हेलो एवरीवन। तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी तार का रेजिस्टेंस जो है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और आप लोग हम फॉर्मूला निकाल कर दिखाए थे R बराबर रो इंटू एल बाई ए, जहाँ पर R का मतलब रेजिस्टेंस, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, L का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर और A का मतलब क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। आज हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो रजिस्टिविटी है इसको डिफाइन करते हैं। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, नीचे लिखिए। लास्ट क्लास में जहाँ तक लिखे थे उसी के बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। देखिए तो हम लोग लिखे थे, नीचे लिखिएगा नोट। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग को मिला था R बराबर रो इंटू एल बटे ए। तो मान लीजिए कोई ऐसा तार है जिसका लंबाई जो है 1 मीटर है और जिसका एरिया जो है ना वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, नीचे लिखेंगे इफ़ लेंथ ऑफ द वायर इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर, नीचे लिख देंगे देन R इज इक्वल टू रो। और इसको घुमा के लिख सकते हैं रो बराबर आपका R। मतलब किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। कब, जब उसका लेंथ 1 मीटर होगा और उसका जो एरिया होगा वो होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इसको नीचे लिख दीजिए, डबल कोड के अंदर में लिखिएगा द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर the resistivity of a conductor is equal to the resistance of that conductor having length 1 meter and area of cross section 1 मीटर स्क्वायर। किसी तार का रेजिस्टेंस ही उसके रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। कब, जब उसका लंबाई 1 मीटर होगा और जब उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। वही लिखे हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला क्या है, ये जो आपका रेजिस्टिविटी है इस रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, इसको देखिए हम लोग समझते हैं। तो नीचे लिखिए पहले यूनिट, तो नीचे लिखिएगा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए कैसे निकालिएगा ना, हम लोग पढ़े थे सिंस R बराबर क्या था फॉर्मूला, रो इंटू एल बटे ए। तो यहाँ से पहले रो को अलग करना पड़ेगा, दैट एम्प्लाइज इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो R इंटू ए बराबर रो इंटू एल। एल को नीचे लाइए तो ये हो जाएगा R इंटू ए डिवाइड बाई एल बराबर आपका रो हो जाएगा। एक बार घुमा के लिखिए देयरफॉर रो इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई एल। अब देखिए ये जो R है ये R क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट आपका हो जाएगा ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ये A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर मीटर स्क्वायर होल डिवाइड बाई ये L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एक टाइप का लेंथ है उसका यूनिट हो जाएगा मीटर। एक तो मीटर से एक तो मीटर कट जाएगा तो यूनिट क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। तो याद रखिएगा ये जो रेजिस्टिविटी है रो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इंटू मीटर। नीचे लिखेंगे देयरफॉर यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इक्वल टू ओम इंटू मीटर। अच्छा से याद रखिएगा, एमसीक्यू में कई बार पूछता है। अगला इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो कैसे निकालेंगे, तो ये रहा आपका रो का फॉर्मूला, रो बराबर क्या, R इंटू ए बाई एल। यहीं से डायरेक्टली यूज करते हैं सिंस रो इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई एल।
अब ध्यान दीजिए, आर क्या है? रेजिस्टेंस। हम लोग लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाले थे, याद होगा आप लोग को। ये देखिए, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, ml² T-3 A-2। लिखिए, दिस इज ml² T-3 A-2। और ए क्या है? एरिया होता है क्या? एल का स्क्वायर डिवाइड बाई एल मतलब लेंथ, क्या हो जाएगा? एल, कैपिटल एल। एक 12 से एक 12 कटेगा और फिर भी एक 12 बचा रहेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू एम, एल का पावर 2 था और एक 12 यहाँ है तो एल का पावर कितना हो जाएगा? 3, और टी का पावर होगा -3 और ए का पावर हो जाएगा -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या? रो मतलब रेजिस्टिविटी। कई बार एमसीक्यू में पूछता है, एम एल का पावर 3, टी का पावर -3, ए का पावर कितना? -2। बोलिए, कोई दिक्कत? पूरा क्लियर है? तो यहाँ से आपको ये टॉपिक सब एमसीक्यू में आ सकता है। यूनिट क्या होगा रेजिस्टिविटी का, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा रेजिस्टिविटी का, तो आप आराम से इसको लिख के बता सकते हैं। अगला देखिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, उसका नाम है आपका क्या? ओम्स लॉ का डेरिवेशन। लेकिन ओम्स लॉ का डेरिवेशन कहाँ से? ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। आप लोग को हम 1-2 क्लास पहले समझाए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो नीचे लिखिए हेडिंग 2 लाइन छोड़ के, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। हेडिंग लिखिएगा, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ Ohm's law from drift velocity। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए हम लोग ओम्स लॉ को कैसे ड्राइव करेंगे। तो लास्ट क्लास आप लोग को एक हम फॉर्मूला निकाल के दिखाए थे इलेक्ट्रिक करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बीच में जो संबंध है, क्या था वो? I = NE/VD। ये सबका डेरिवेशन भी आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है? इसको लिख के प्रैक्टिस भी करते रहना। ये वाला का बात कर रहे हैं, I = NE/VD। यहीं से हम लोग शुरू करेंगे और फिर उसको ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? B = I/R, उसको ड्राइव करेंगे। तो नीचे लिखिए, पहले नीचे लिखिएगा, वी हैव फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन, वी हैव फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन drift velocity and electric current। इलेक्ट्रिक करंट क्या रिलेशन है ना? I बराबर होता है NE/VD। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी आप लोग को फॉर्मूला निकाल के दिखाए थे, क्या था? VD = EE/τ/m। मुझे लिखिए, एंड VD = ड्रिफ्ट वेलोसिटी = स्मॉल e कैपिटल E τ/m। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन 2 का वैल्यू है VD का, उसको इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। देखिए, डालने से क्या होगा? नीचे लिखिए, पुटिंग इक्वेशन 2 in equation 1 we can write तो क्या आ जाएगा? बोलिए, ये हो जाएगा I = NE/A और VD का जगह इसको रख दीजिए स्मॉल e कैपिटल E τ/m। टाउ मतलब मालूम है ना? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़े थे। सॉल्व कीजिए थोड़ा सा इसको। I = NE/A रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या? E × कैपिटल E × τ/m। E × E को E² कर दीजिए तो ये बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज I = N E × E हो जाएगा E² और ये हो जाएगा A कैपिटल E τ और होल डिवाइड बाय m। अब देखिए, ये जो कैपिटल E है, कैपिटल E के बारे में हम लोग पहले पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? दिस इज होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr। ये होता है, ये छोटा सा पोटेंशियल है और ये छोटा सा आपका डिस्टेंस है।
लेकिन इसको अगर हम लोग मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ई बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में माइनस को प्लस लिख सकते हैं और डी भी का जगह पर भी लिख देंगे और डिस्टेंस के जगह पर लेंथ लिख देंगे। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके जगह पर हम लोग डाल देंगे ई के जगह पर क्या, भी बटे एल। तो नीचे लिखिए, वी नो दैट ई बराबर भी बटे एल। कहाँ से आया, आपको समझा दिए हम साइड में। अब यहाँ रख दीजिए, देयरफॉर आपका आई बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वेयर ए, और ई का जगह रख देंगे क्या, भी बटे एल रख दीजिए, भी बटे एल और मल्टीप्लाइड विथ टाउ जैसा था वैसे रहेगा, और होल डिवाइड बाय आपका एम जो था वो भी एज इट इज रहेगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज आई विल बी इक्वल टू, ऊपर में क्या होगा, एन ई स्क्वेयर ए इंटू भी इंटू टाउ डिवाइड बाय एल और एम मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज एल इंटू एम। एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, भी को अलग करते हैं, भी का वैल्यू को निकालते हैं। तो भी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो नीचे डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा आई इंटू एल इंटू एम बराबर हो जाएगा एन ई स्क्वेयर ए इंटू बी इंटू टाउ। अब भी को अलग करना है तो बाकी जितना भी मल्टीप्लाई है सबको नीचे कर दीजिए। क्यों अलग कर रहे हैं बता रहे हैं आपको हम 1 मिनट में। तो यहाँ रख दीजिए आई इंटू एल इंटू एम बराबर, अच्छा नीचे लाइए इसको, डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर ए टाउ, और ये हो जाएगा बराबर भी एन ई स्क्वेयर ए टाउ को नीचे ले आए और यहाँ पर बच गया भी, और जैसा था वैसे ही रह गया। भी को क्या किए, अलग किए। अब देखिए थोड़ा इसको घुमा कर लिखिए, देयरफॉर भी बराबर ये हो जाएगा एम इंटू एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर ए टाउ, और मल्टीप्लाइड विथ क्या है, मल्टीप्लाइड विथ है करंट आई। ठीक, वही चीज़ को लिखेंगे घुमा के, केवल इसको एक ब्रैकेट में रख दिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एम इंटू एल रह गया, नीचे में रह गया एन ई स्क्वेयर और ए और टाउ, एन ई स्क्वेयर ए टाउ, और यहाँ पर जो आई था उसको उस साइड लिख दिए। मल्टीप्लाई में आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2 तक हो गया था, सो दिस इज अवर नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में हम लोग घेरे हैं टर्म, एम है, एल है, एन ई स्क्वेयर ए टाउ, ये पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए। तो लिख सकते हैं नीचे, इसके नीचे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, हियर ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये वाला, एम इंटू एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर ए टाउ, हियर एम इंटू एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वेयर ए टाउ is a constant. This is a constant for a given conductor. For a given conductor, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो अगर इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि v प्रोपोर्शनल टू i, जो कि कांस्टेंट है, और v प्रोपोर्शनल टू i को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। नीचे लिख दीजिए, हेंस इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन 3 था इसको जैसे हम लोग कांस्टेंट बोल दिए, ये कांस्टेंट है तो हम लोग इक्वेशन 3 को क्या लिख सकते हैं, v प्रोपोर्शनल टू i। नीचे लिख दीजिएगा, हेंस इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, हेंस इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज क्या, v प्रोपोर्शनल टू i, और इसी को लिख दीजिए क्या, दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, यही आपका ओम का नियम है। अच्छा यहाँ पर और एक चीज, ये जो कांस्टेंट आपको मिला, ये वाला जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा ना, रेजिस्टेंस के बराबर। एक्चुअली में आपको याद होगा ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर आर इंटू आई। तो ये v का जगह v है, i के जगह i है, तो ये किसके जगह पर है, r के जगह पर, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है जो इसको हम लोग कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो नीचे इसको लिख दीजिए, हियर द कांस्टेंट इज, हियर द कांस्टेंट इज एम एल बटे ये वाला ना, एन ई स्क्वेयर ए टाउ इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको भी लिख के घेर दीजिए, ये आपका रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है,
MCQ वगैरह में एग्जाम में पूछता है। ब्रैकेट में कर दीजिए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आपको मिल गया ML और NE A और टाउ के फॉर्म में। क्लियर है इतना? तो इसको अच्छे से याद रखिए। तो अगर पूछेगा आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ को ड्राइव करके दिखाइए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा और यहाँ तक निकाल के छोड़ दीजिएगा। इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, मतलब जो रेजिस्टिविटी है आपका रो, वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, फैक्टर्स अफेक्टिंग, दो लाइन छोड़ के लिखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द resistivity of a कंडक्टर, और ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। देखिए कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा है। हम लोग का भी जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिला था उसी को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखिएगा, वी हैव फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, we have from the above expression the resistance of a conductor is, the resistance of a कंडक्टर इज, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R बराबर M इंटू एल होल डिवाइड बाय NE² A और ये टाउ। इसको अगर हम थोड़ा सजा कर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो R बराबर L और A को अलग रखते हैं, बाकी सबको साथ में लिख देते हैं ऐसे, M बटे NE² टाउ, एक ब्रैकेट में रख दिए और आगे रख दिए क्या, L बटे A। क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे कर सकते हैं, M इंटू एल लिखिए, L इंटू M लिखिए, एक ही चीज़ है। और नीचे में भी A था, यहाँ आगे उसको पीछे कर दी। इसको कर देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। L क्या है, लेंथ, A क्या है, एरिया, और R क्या है, रेजिस्टेंस। अब इसको हम लोग यूज करते हैं और कंपेयर करते हैं R बराबर रो इंटू एल बाई ए से। R की जगह R है, रो की जगह ये वाला पूरा है, और L का जगह L है, A की जगह A है। नीचे लिखिए, फ्रॉम द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, फ्रॉम द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, जो आप लोग को लास्ट क्लास पढ़ाए थे, क्या है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, R बराबर रो इंटू एल बटे ए। इसको कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, R की जगह R रेजिस्टेंस, L की जगह L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A की जगह A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो रो है रेजिस्टिविटी वो इसका वैल्यू होगा, मतलब रो इक्वल टू M बाई NE² टाउ होगा। तो नीचे लिखिएगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन comparing equations 1 and 2 we can write क्या लिख सकते हैं, we can write रो बराबर M बाई NE² टाउ। नीचे लिख दीजिए, रो इक्वल्स टू M बाई NE² टाउ। ये आपका रो का एक्सप्रेशन आ गया। रो का मतलब क्या, या तो रेजिस्टिविटी बोलिए या तो क्या बोलिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलिएगा, M बाई NE² टाउ बोलिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आपको टर्म इसमें समझना है उसका नाम है आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, इसको कोई कोई बुक में G लिखता है और कोई कोई बुक में इसको S से भी दिखाया जाता है। देखिए कंडक्टेंस का मतलब क्या, कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 बटे रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस को उल्टा कर दीजिएगा ना तब आपका हो जाएगा कंडक्टेंस। हम लोग बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। नीचे लिख दीजिए,
द रेसिप्रोकल का मतलब 1/, द रेसिप्रोकल PROCL, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is called conductance. इज कॉल्ड क्या? कंडक्टेंस। ये लिख दीजिए दैट इज, इसका सिंबल जी यूज करें तो जी बराबर हो जाएगा 1/रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा को क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। नाम भी एक ही जैसा लग रहा है, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। अगला देखते हैं इसका यूनिट के बारे में, क्या आखिरकार इसका यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा। तो यूनिट, तो देखिए रेजिस्टेंस का ओम होता है तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? पर ओम, ओम का पावर -1। इसको कोई कोई बुक में साइमन लिखता है, SIEMEN, इसका सिंबल S होता है। और कोई कोई जगह इसको मो लिखता है, ओम का उल्टा मो, MHO। ज़्यादा फेमस वर्ड है साइमन, याद रखिएगा। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या याद रखिएगा? साइमन। ठीक, अब इसका डायमेंशन देखते हैं। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, डायमेंशन ऑफ कंडक्टेंस। डायमेंशन ऑफ जी, कंडक्टेंस का सिंबल क्या है? जी। तो ये हो जाएगा क्या? 1/रेजिस्टेंस। तो रख दीजिए 1/रेजिस्टेंस का आप लोग को मालूम है, रेजिस्टेंस का हम लोग लास्ट क्लास निकाले थे, देखिए ML² T - 3 A - 2। लिख दीजिए ML² T - 3 A - 2, इसको ऊपर कर दीजिए। तो m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर +3 और a का पावर 2। जो पावर नेगेटिव था वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बोलिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या? कंडक्टेंस। अगला एक और वर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा था, वैसे ही आपका रेजिस्टिविटी का उल्टा जो होगा उसको बोलेंगे कंडक्टिविटी। नीचे लिखिए कंडक्टिविटी, इसका सिंबल सिग्मा होता है, इसको सिग्मा पढ़ते हैं इस टाइप से। ये किसका उल्टा होगा? किसका रेसिप्रोकल होगा? रेजिस्टिविटी का। तो नीचे लिखिएगा द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी the reciprocal of resistivity is called conductivity। नीचे लिखिएगा दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। रो किसका सिंबल है? रेजिस्टिविटी का। और सिग्मा किसका सिंबल है? कंडक्टिविटी का। तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल जब निकालिएगा ना तो क्या निकल जाएगा? कंडक्टिविटी। अब लिखते हैं इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। तो नीचे लिखिए यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा। तो देखिए रेजिस्टिविटी का यूनिट आपको निकाल के दिखाए थे, क्या? ओम इंटू मीटर। अभी निकाले ना, ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए रेजिस्टिविटी का क्या था? ओम इंटू मीटर। तो कंडक्टिविटी का क्या होगा? 1/ओम मीटर। तो 1/ओम मीटर जब सॉल्व कीजिएगा ना ऐसा होगा, देखिए ये होगा 1/ओम मीटर। इसको ऊपर कीजिए बनेगा पर ओम, इसको ऊपर कीजिए बनेगा पर मीटर। ठीक, तो लिख दीजिए यूनिट ऑफ सिग्मा बराबर पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। अब ध्यान रखिए ये जो पर ओम है ना उसको हम लोग साइमन भी लिखते हैं, तो इसको हम लोग दूसरा भाषा में लिख सकते हैं क्या? और साइमन पर मीटर। ये भी यूनिट है और ये भी इसका यूनिट है। पर ओम को साइमन लिख दिए। और पर ओम पर मीटर क्यों आया? क्योंकि रो का होता है ओम इंटू मीटर। तो 1/, जब ओम मीटर होगा तो ऊपर जब कीजिएगा तो पर ओम पर मीटर, और पर ओम को बोलते हैं साइमन, तो हो जाएगा साइमन पर मीटर क्या इसका यूनिट। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा इसका? तो नीचे लिखिए डायमेंशन ऑफ सिग्मा। यहाँ तक पहुँच गया ना?
नीचे लिखिए क्या, डायमेंशन ऑफ, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा। तो बहुत सिंपल सा है, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। तो 1/रो, रो का देखिए, रो का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग अभी निकाले थे थोड़ा देर पहले। ये देखिए रेजिस्टिविटी रो क्या था, ml² t-3 a-2 रख दीजिए। दिस इज ml² t-3 और a क्या था -2। इसको ऊपर कीजिए तो ये होगा m का पावर -1, l का पावर -2, t का पावर 3 और a का पावर 2। ये क्या हो जाएगा, सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला। सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, m का पावर -1, l का पावर, अच्छा यहाँ पर क्यूब है, सॉरी l का क्यूब है, क्यूब रख दीजिए। दिस इज l क्यूब। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 3 और a का पावर 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, या डायमेंशन ऑफ क्या, सिग्मा। सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी। देखिए क्लियर है या कोई डाउट है, क्लियर है। अगला जो नेक्स्ट इसका टर्म है, तो इसको चारों को याद रखिएगा। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, याद रहेगा। रेजिस्टेंस जो है वो आपका सर्किट में करंट का फ्लो को रोकेगा, उसका यूनिट क्या होता है, ओम होता है। और रेजिस्टेंस का उल्टा को बोलते हैं कंडक्टेंस, वो होता है पर ओम, याद रहेगा, जिसको साइमन बोलते हैं। वैसे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी का ओम इंटू मीटर। और फिर आएगा क्या, कंडक्टिविटी, इसका यूनिट क्या होगा, पर ओम पर मीटर, जिसको बोलेंगे साइमन पर मीटर। और ये रहा इसका डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है ओम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालेंगे। कई बार पूछता है कि ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में निकाल के दिखाइए, या इसको दूसरा भाषा में पूछता है जे, सिग्मा और ई के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, जे मतलब करंट डेंसिटी, सिग्मा मतलब क्या है, कंडक्टिविटी, और ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच में क्या संबंध है उसको निकाल के दिखाइए। या कभी कभी इसको बोलता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को ड्राइव करके दिखाइए। तीनों का आंसर एक ही होगा। तो लिखिए, दो लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिएगा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैक्सिमम चांस है इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन देता है, या कभी कभी क्या लिख देगा, लिख के रखिए, और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या कभी कभी इसको ऐसा भी बोलता है रिलेशन बिटवीन जे वेक्टर, सिग्मा एंड ई वेक्टर। सिग्मा के ऊपर वेक्टर नहीं होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जे, सिग्मा एंड ई के बीच में क्या संबंध है। तो सबका आंसर एक ही होगा। मैक्सिमम चांस आपको ओम्स लॉ पूछता है वेक्टर फॉर्म में। देखिए कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा है, जो हम लोग इससे पहले रिलेशन सब यूज किए हैं उसी को फिर से लिखेंगे और इसको ड्राइव करने का कोशिश करेंगे। देखिए नीचे लिखिएगा, वी नो दैट आई का फॉर्मूला क्या, NEA/VD। करंट और ड्रिप वेलोसिटी के बीच में ही संबंध है। अच्छा, इसमें ड्रिप वेलोसिटी का वैल्यू आपको मालूम है, फॉर्मूला आपको मालूम है, एंड VD इज इक्वल टू क्या, स्मॉल ई, कैपिटल ई, टाउ और डिवाइड बाय m। इस पूरे को यहाँ पुट कर दीजिए, तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर I विल बी इक्वल टू, अभी तो किए थे, NEA और VD का जगह इसको रख दीजिए, इसको यहाँ पर, तो हो जाएगा स्मॉल ई, कैपिटल ई, टाउ और डिवाइड बाय आपका m हो जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, दैट इम्प्लाइज I विल बी इक्वल टू NE इंटू ई स्क्वायर कौन ई, स्मॉल ई, इंटू कैपिटल A इंटू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू ई और डिवाइड बाय आपका हो जाएगा m। क्या हो जाएगा, m। सब कुछ लिख दिए, केवल e और e को e स्क्वायर कर दिए, a टाउ e बाई क्या m।
अब यहाँ पर ए को नीचे लाइए, तो लिखिएगा आई डिवाइड बाई ए। चूँकि करंट पर यूनिट एरिया को ही बोलते हैं करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी का सिंबल क्या है, जे। तुम लोग को जे लाना था, इसीलिए इसका एरिया को नीचे ला रहे। तो बोलिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एन ई स्क्वेयर और टाउ बटे एम, यही बचेगा। और यहाँ पर तो ई भी ऊपर में है, ई ऊपर बचेगा एन ए स्क्वेयर टाउ ई बटे एम बचेगा, ये बच रहा। थोड़ा सजा कर लिखिए, और दैट इम्प्लाइज आई बटे ए बराबर, ई को बाहर रखिए, बाकी सबको ब्रैकेट में डाल दीजिए, एन ई स्क्वेयर टाउ डिवाइड बाई एम, और मल्टीप्लाइड विथ क्या रहेगा, मल्टीप्लाइड विथ हो जाएगा आपका ई। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ऐसा क्यों किए, हम 2 मिनट में आपको बता रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम लोग का फॉर्मूला था रो का, ठीक है, रो मतलब रेजिस्टिविटी का। ये लिखिए वी नो दैट रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला अभी हम लोग को मिला था। देखिए कहाँ मिला था, ये देखिए ये लिखा हुआ है m बाई एन ए स्क्वायर टाउ, लिख दीजिए। वी नो दैट रो बराबर m बाई एन ए स्क्वायर टाउ। तो अगर आप 1 बाई रो निकालिएगा, दैट इम्प्लाइज 1 बटे रो, तो इसको उलटना पड़ेगा। तो उलट जब देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका एन ई स्क्वेयर टाउ और डिवाइड बाई एम। ध्यान से सुनिएगा, रो है एम बाई एन ई स्क्वेयर टाउ, तो 1 बाय रो, तो इसको उलट दिए, इसको भी उलट देंगे, तो ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाई क्या हो जाएगा, एम। और ये जो 1 बाय रो है, 1 बाय रेजिस्टिविटी, 1 बाय रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसका सिंबल सिग्मा है। तो ये जो 1 बाय रो है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। इसका सिंबल आपका सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर 1 बटे रो बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम हो जाएगा। नीचे लिख दीजिए इसको कि देयरफॉर, समझ में आया ना, नीचे लिख दीजिए देयरफॉर सिग्मा बराबर 1 बटे रो बराबर एन ई स्क्वायर टाउ और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा एम। इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। नीचे लिखिएगा ऑल्सो, हम लोग जानते हैं कि जो करंट पर यूनिट एरिया होता है इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, जिसका सिंबल जे है। ब्रैकेट में लिख दीजिए दिस इज योर करंट डेंसिटी, और इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन 1 में यूज कीजिए, ठीक है, जहाँ पर आपका ये वाला है ना एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, तो देखिए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम क्या हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा। जहाँ पर आई बाई ए है वहाँ जे हो जाएगा, और ई तो पहले से है। तो इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। नीचे लिखिएगा यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी कैन राइट। यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 in equation 1 we can write। क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। देखिए आई बाई ए, आई बाई ए की जगह क्या रख दीजिएगा, आई बाई ए की जगह जे रख दीजिएगा, दीजिएगा जे बराबर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम की जगह क्या रख दीजिएगा, सिग्मा, तो दिस इज सिग्मा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ई तो अपने जगह है, तो ई जो है वही आपका ई रहेगा ऐसे, और इसको घेर दीजिए। यही आपका जे सिग्मा और ई के बीच का रिक्वायर्ड रिलेशन है, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। ये कई बार एमसीक्यू में पूछता है आगे पीछे करके, कभी यहाँ ई दे देगा, कभी यहाँ सिग्मा दे देगा, तब इसको याद रखिए जे बराबर सिग्मा इंटू ई। इससे आप आराम से कोई भी ऑप्शन देगा उससे छांट सकते हैं सही आंसर। अच्छा वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखिए इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट, वी कैन राइट, ये हो जाएगा जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर। इसको भी लिख के अच्छा से घेर दीजिए। तो ये आपका हो गया। नीचे लिख दीजिए दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको बड़ा ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार और देख लीजिए, इसको समझाते हैं।
आई बराबर एन ई ए बी डी था और बी डी बराबर ई ई टाउ बाई एम था। ये बी डी का वैल्यू को यहाँ डाल दिए तो ये आ गया, सॉल्व किए। उसके बाद नीचे ए ले आए। नीचे ए क्यों लाए? क्योंकि हम लोग को मालूम है आई बटे ए को हम लोग जे लिखने वाले हैं आगे, और इस सबको एक साथ रख दिए, ई को अलग कर दिए। अब इसको ध्यान से देखे जब, तो ये जो एन ई स्क्वेयर यहाँ पर देखे कि रो जो है वो था एम बाई एन ई स्क्वेयर टाउ, तो रो है एम बाई एन ई स्क्वेयर टाउ, तो 1 बाई रो निकाल दिए। 1 बाई रो क्यों निकालें? क्योंकि हम लोग को मालूम है 1 बाई रो को हम लोग सिग्मा बोलते हैं, और सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी हो चाहिए हम लोग को, तो 1 बाई रो निकाल दिए। उलट दिए, इसको भी उलटना पड़ेगा। जो था न्यूमरेटर में वो जाएगा डिनोमिनेटर में, जो था डिनोमिनेटर में नीचे वो जाएगा न्यूमरेटर में ऊपर। तो एम बाई एन स्क्वायर टाउ का उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा? एन स्क्वायर टाउ बाई एम। और ये जो 1 बाई रो है, ठीक है, 1 बाई जो रो है उसी को सिग्मा बोलेंगे, तो ये आपका सिग्मा हो गया जिसका नाम है कंडक्टिविटी। तो उसको सजा के लिखे हैं सिग्मा बराबर 1 बाई रो बराबर एन स्क्वायर टाउ बटे एम, यहाँ पर लिख दिए। और आई बाई ए को जे लिख देंगे, तो इसके इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू को 1 में डाल दिए तो जे बराबर सिग्मा इंटू ई आ गया। यहाँ पर हो गया जे, यहाँ पर हो गया सिग्मा, और यहाँ पर हो गया ई, और इसके ऊपर जब वेक्टर लगा दिए इसके और इसके ऊपर, ये आपका हो गया क्या? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तुमको उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है? तो ये आपका एक टॉपिक यहाँ से फिर से कंप्लीट हो जाता है। अगला देखिए, जो नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक है वो है क्या कि ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है। सिंपल भाषा में जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नॉन ओमिक कंडक्टर। याद रहेगा? तो लिख लीजिए इसको नीचे, लिखिए 2 लाइन छोड़ के, व्हाट आर ओमिक एंड what are ohmic and नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्वेश्चन फॉर्मेट में लिखिए। देखिए, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसको बोलेंगे ओमिक। ओम्स लॉ को फॉलो मतलब बी प्रोपोर्शनल टू आई। ये लिखिएगा, पहले लिखिएगा ओमिक कंडक्टर के बारे में। ओमिक कंडक्टर्स मतलब जो बी प्रोपोर्शनल टू आई को क्या करेगा? फॉलो करेगा। ग्राफ भी आपको दिखाए थे, ग्राफ इसका इस टाइप से बनेगा। एक साइड दिखाएंगे भी को, एक साइड दिखाएंगे आई को, और जो ग्राफ बनेगा ना वो क्या होगा? बी प्रोपोर्शनल टू आई रहेगा। ये मान लीजिए आपका भी है, ये मान लीजिए आपका आई है करंट, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है यही ओम्स लॉ का ग्राफ। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? ओमिक का रेजिस्टर, ये लिख दीजिए एग्जांपल। रजिस्टर हो जाएगा, और नीचे इसको डिफाइन कीजिए। ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। नीचे लिखिए, द कंडक्टर which obey Ohm's law are called ohmic कंडक्टर्स। जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है, उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? ओमिक कंडक्टर में जब वोल्टेज को चेंज कीजिएगा तब करंट भी चेंज करेगा। कैसे? लीनियरली। तो नीचे लिख दीजिए इसको, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, दैट इज इन ए ओमिक कंडक्टर when voltage is varied, when voltage is varied मतलब चेंज किया जाना, then current is also varied, current is
ऑल्सो वेरिड लीनियरली। जब वोल्टेज को चेंज कीजिएगा तो करंट भी उसका क्या करेगा, लीनियरली चेंज करेगा। याद रहेगा। नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स डिफाइन कैसे करेंगे, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ओबे नहीं करेगा, उसको बोलेंगे क्या, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो लिखिए दोज कंडक्टर्स which do not obey those conductors which do not obey Ohm's law are called नॉन ओमिक कंडक्टर्स। इसका मतलब क्या कि नॉन ओमिक कंडक्टर में जब वोल्टेज को चेंज कीजिएगा तो करंट आपका लीनियरली वेरी नहीं करेगा, लीनियरली चेंज नहीं करेगा। नीचे लिखिए दैट इज व्हेन वोल्टेज इज वेरिड across them, then current is not varied. Current is not varied linearly. वोल्टेज को मान लीजिए चेंज कर रहे हैं तो करंट आपका लीनियरली वेरी नहीं करेगा। अच्छा, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो इस टाइप से ये मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है और ये मान लीजिए करंट। ग्राफ इस टाइप से कुछ रेंडमली आपका बनेगा ऐसा। इसका नॉन ओमिक कंडक्टर का। अच्छा, इसका एग्जांपल बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ देता है नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जांपल कौन सा है, चुनिए उसको, या कौन सा नहीं है, एमसीक्यू में बना के देगा। तो सबसे फेमस एग्जांपल है सेमीकंडक्टर। जितना भी सेमीकंडक्टर का मटेरियल होता है, डायोड बोलिए, ट्रांजिस्टर बोलिए, ये सब जितना भी है सब आपका क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर। लिख दीजिए सेमीकंडक्टर्स, सेमी conductors like diodes, transistors, etc. ये क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट टॉपिक देखिए, देखते हैं आज का। नोट में लिखिए इसको, आपको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। नोट में करके लिखिए। देखिए नंबर 1 रेजिस्टेंस आर लिखे हैं और यहाँ लिखे हैं इंसुलेटर, इंसुलेटर, और यहाँ पर बॉक्स बना दिए। आपको दो साइन में से कोई एक देना है, ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू। और ये रेजिस्टेंस कंडक्टर, मतलब किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। नंबर 2 रेजिस्टिविटी, ये रो का सिंबल है, इंसुलेटर, और फिर से बॉक्स है, ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल टू देना है। रेजिस्टिविटी किसका, कंडक्टर। और तीसरा रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी, जिसका सिंबल सिग्मा होता है, याद है, दिस इज सिग्मा, कंडक्टिविटी। तो लिखिए सिग्मा फॉर इंसुलेटर, और फिर एक यहाँ बॉक्स बना हुआ है, सिग्मा फॉर कंडक्टर। देखिए कैसे भरिएगा, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इंसुलेटर का कि कंडक्टर का। तो कंडक्टर का मतलब
जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी जाने देता है। जो जल्दी जाने देगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इंसुलेटर का मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देगा या बहुत कम जाने देगा। तो जो नहीं जाने दे रहा है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस इंसुलेटर का ज़्यादा होता है और रेजिस्टेंस कंडक्टर का कम होता है। उसी तरह से जो रेजिस्टिविटी है रो इंसुलेटर का ज़्यादा होता है और जो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर का क्या होता है, कम होता है। और इसका तो ये उल्टा है, ऐसे भी आपको मालूम है कि जो कंडक्टिविटी होगा वो कंडक्टर का ज़्यादा होगा और जो कंडक्टिविटी होगा वो इंसुलेटर का क्या होगा, कम होगा। तो ये होगा ग्रेटर देन, ये होगा लेस देन। तो बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन लिख के रखते हैं, उसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा और नहीं तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लिख के रखिए क्वेश्चन, चूँकि न्यूमेरिकल भी तो पूछ सकता है एग्जाम में। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख के रखिए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लिखिए ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम where of the resistance 10 ohm, फुल स्टॉप देके लिखिएगा, इट इज स्ट्रेस्ड स्ट्रेस मतलब खींचा जाता है, STRETCHED, इट इज स्ट्रेस्ड इन सच ए वे that its length becomes डबल। ऐसा खींचा जाता है कि उसका पहले जितना लेंथ था खींचने के बाद उसका लेंथ डबल हो जाता है। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। आपको नया रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये आज आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक कॉपर का तार है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, उसको ऐसा खींचा जा रहा है जिससे उसका लेंथ डबल हो जा रहा है। तो जब लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको आपको निकालना है, या आखिरकार उसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, इसको घर में ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। ये सब जितना भी करा दे रहे ना लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। ठीक।